बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 मई का आगाज़ हो गया है, यानी बुध के दिन का। बात करेंगे कि हुकूमत एक के बाद एक मुश्किल का शिकार होती चली जा रही है, एक के बाद एक मसले में फंसती चली जा रही है। पहले पाकिस्तान के अंदर इनके हालात ग्राउंड के ऊपर ख़राब थे, अदालतों के अंदर ख़राब थे, ईवान के अंदर ख़राब थे, जेल से इमरान खान चैलेंज बना हुआ है, हर तरफ ख़राबी ही ख़राबी है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, ऐसे वक्त में दुबई लीग्स ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और इस निज़ाम के दो बड़े लाडले भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और साथ ही जो और कुछ नाम हैं कंफर्म उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और उसकी वजह इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम है, पाकिस्तान की अदालतों के मामलात हैं और पाकिस्तान के निज़ाम की कमिटमेंट है शरीफ ख़ानदान और जो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, इस मुल्क के साथ जुल्म ज़्यादती जबर करने वाला है, उसके साथ इस निज़ाम की कमिटमेंट है कि हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपका दिफा करेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि इस निज़ाम की सर्वाइवल के लिए, इस निज़ाम को, ये जिस तरह का करप्ट निज़ाम है, इस करप्ट निज़ाम को करप्ट सियासतदान और करप्ट हुक्मरान चाहिए और एक नेक्सस है, एक इश्तराक है, एक कमिटमेंट है चोरों, डाकुओं और लुटेरों की और इस करप्ट निज़ाम के आपस में कि तुमने हमें बचाना है, हम तुम्हें बचाएंगे, ताकि ये करप्ट निज़ाम इसी तरह से चलता रहे, पाकिस्तान को नोचता रहे, पाकिस्तान को कमज़ोर करता रहे और पाकिस्तान में वो लोग ना आ जाएं जो करप्शन और लूट मार के एहतसाब करने वाले हों। अब आप देखें कि कल ही आपने देखा कि नैब में तरमीम के हवाले से इंटर कोर्ट अपील की समाअत थी और इमरान खान साहब नैब की तरमीम को चैलेंज इमरान खान साहब ने किया था एक ऐसे वक्त में जब खुद इमरान खान नैब के केसेस का सामना कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि मेरा एहतसाब करना है करो, पुराने सख्त कानून के तहत करो, लेकिन नैब में तरमीम करके जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बरी किया गया है, जो रास्ता फराहम किया गया है और जिसकी आड़ में चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को क्लियर किया है, क्लीन चिट दिया है, इस मुल्क के अंदर उन्होंने उनको और उनकी नस्लों को मुसल्लत रहने का जवाज़ फराहम किया है। तो इमरान खान ने कहा कि जी इन नैब तरमीम को ख़त्म करें, सबका एहतसाब करें मुझ समेत, और इसीलिए इमरान खान वो केस जीते। उमर बंदियाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब का फैसला था। अब इंटर कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट ये सुन रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, 11:30 बजे इमरान खान साहब को पेश करने का, वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का कहा गया है और आज अब ये दुबई लीग्स आ गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में एहतसाब का कड़ा निज़ाम होना चाहिए। हाँ, अगर एहतसाब करने वाला नैब डंडी मार रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, तो लटका दें, उल्टा लटका दें। और वैसे तो नैब का इदारा अब ख़त्म करना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि नैब का इदारा इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि देखें नज़ीर अहमद भट्ट साहब को बेरोज़गार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उनको कहीं और नौकरी दे दे, लेकिन नैब का इदारा बार ख़त्म होना चाहिए। नैब से लोगों को इतनी नफरत हो गई है, नैब का नाम सुनते ही लोगों की ज़बान पर जो अल्फाज आते हैं वो बयान नहीं किए जा सकते। तो इस इदारे को कम से कम ख़त्म करें और एक नया इदारा बनाएं। और मैं आपको बताऊं, नैब में इतने यंग ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, इतने लायक ऑफिसर्स हैं, मुल्क के साथ मुखलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो मुल्क के साथ मुखलिस यंग ऑफिसर, ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करने वाले, जो एक्सपर्टीज रखने वाले हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं, वो क्या करें जब ऊपर चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब बैठे हों, जिनका टास्क ये हो, जिनको लाया इसलिए गया हो कि कोई चोर, डाकू और लुटेरा इस मुल्क के अंदर ऐसा रह ना जाए जिसको आप क्लीन चिट ना देकर जाएं। तो फिर वो नीचे वाले ऑफिसर्स बेचारे यंग ऑफिसर्स क्या करें? जाहिर है वो कुड़ रहे हैं, वो डिस्टर्ब हैं, वो एहतसाब करना चाहते हैं, कर सकते हैं एहतसाब, वो इस मुल्क के अंदर चोरों, डाकू, लुटेरों का एहतसाब कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर लीडरशिप कंप्रोमाइज होती है तो नीचे नैब के अफसरान का क्या कसूर है। और एक चीज़ और बताऊं कि ये देखें, ये नाम जो आए हैं इनको कोई मसला नहीं है। क्यों? काजी फैसल साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इधर नज़ीर अहमद भट्ट साहब बैठे हैं, तो इनको क्या टेंशन है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की जिनकी प्रॉपर्टीज़ और ये सारा कुछ इनका जो आया है। और देखें, इसकी तहकीकात इसलिए भी होना ज़रूरी है, कई नाम इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल लीगल तरीके से पैसा भेजा होगा, कोई 2 नंबरी नहीं है। और इस चीज़ से एक और चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान से तो पैसा बाहर जा रहा है, अभी तक बाहर जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही हैं। और फिर वो लोग जिनको इस मुल्क में मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, शरीफ फैमिली हो, मोहसिन नकवी हो, फैसल वोडा हो, ये लोग सारे अभी तक बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। यानी जिनको यहाँ पे मुसल्लत करके कहा गया है पूरी दुनिया को कि आप इन्वेस्टमेंट लाएं, तो दुनिया वाले उल्लू के पट्टे हैं, उनका दिमाग खराब है। वो ये नहीं देख रहे कि इनके मुल्क के अंदर जिनको हुक्मरानी दी गई है, जिनको मराहत मिली हुई हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके निज़ाम, जिनके नरगे में हैं, वो खुद दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, वो खुद यूके में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, वो खुद दुनिया के 5 बराज़मों में जायदादें बना रहे हैं, वो खुद यहाँ से अपनी चीज़ें क्लोज करके बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। तो दुनिया के यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी? कैसे करेगी दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट?
जब आपके अपने हुक्मरान, आपके अपने सियासतदान, आपने जिनको मुसल्लत किया, यहाँ तो फैसल वोडा और मोहसिन नकवी इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि वो और उनकी फैमिलीज यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदें, तो आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करे। देखें ये जो हमें बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, सबसे पहले कहें इन चोरों डाकुओं लुटेरों को कि तुम्हें हमने इतना नवाजा है, तुम्हारे लिए जजेस को हमने मैनेज किया, जैसे किसी जज को वीडियो दिखाई, किसी को फाइल दिखाई, किसी को उठा के ले गए, जो किया हमने जजेस को, तुम्हारे चोरों डाकुओं लुटेरों तुम्हारी हमने तुम्हें क्लैरिटी दिलवाई है। नज़ीर अहमद भट्ट साहब का नाम हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। किस लिए याद रखा जाएगा कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में चोर डाकू लुटेरे जो क्लियर हुए वो उनके दौर में हुए। सारा कुछ इतना हमने अपने ऊपर बदनामी ले ली, हमेशा हमारा नाम इस तरह से लिया जाएगा, हमने सारा कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, अब तो शर्म कर लो, बाहर से अपनी जदादें बेच के पाकिस्तान ले आओ। अभी तक ये पाकिस्तान से जदादें बाहर लेकर जा रहे हैं, तो फिर कैसे कोई मुल्क आगे इन्वेस्ट करेगा। अब आप देखें जी इसमें और अभी भी ये मुकम्मल नाम नहीं है, और दोबारा कहूँगा इनमें से कुछ नाम ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिक्लेयर किया होगा, लेकिन तहकीकात होंगी तो अब तहकीकात कौन करेगा? चेयरमैन नैब तहकीकात करेंगे, नज़ीर अहमद भट्ट साहब तहकीकात करेंगे। मतलब ये बात करना कि नज़ीर अहमद भट्ट साहब चोरों डाकुओं लुटेरों और मुल्क को कमज़ोर करने वाले, मुल्क को खोखला करने वालों के एहतसाब करेंगे, ये बात जो सोचता भी है उसको फौरी तौर पे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, किसी जो है वो न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, किसी न्यूरोलॉजिस्ट, ये एक तो न्यूरो सर्जन होते हैं, एक न्यूरो से रिलेटेड और होते हैं जो फिजिशियन होते हैं, जो दवाई से इलाज, वैसे दवाई से अब इलाज नहीं हो सकता है ऐसे लोगों का जो ये समझते हैं कि नज़ीर अहमद भट्ट साहब एहतसाब कर सकते हैं, उनके दिमाग का ऑपरेशन ही होगा, इससे कम बात नहीं बनेगी। जिनको ये लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में ज़रूर कोई और चीज़ भरी हुई है, उनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है, जिनको लगता है कि नज़ीर अहमद भट्ट साहब एहतसाब करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको अपने दिमाग का फौरी तौर पे ऑपरेशन करवाना चाहिए, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाना चाहिए, जिनको ये लगता है उनके दिमाग में कोई मसला होगा, क्योंकि नज़ीर अहमद भट्ट साहब और एहतसाब, वाह सुभान अल्लाह, क्या सोच रहे हैं आप। खैर 11 अरब डॉलर से ज़ायद की 23,000 जायदादें खरीदी हैं पाकिस्तानियों ने 2020 से 2022 के दरमियान, और शरीफ ख़ानदान को मुबारक हो कि पूरी दुनिया में कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों और उनके लिस्ट है और उसमें शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फवाद साहब ने इस पर बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया, और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया ने दुबई में जायदाद की मालिक हैं, और उन्होंने जो मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उसमें उसका जिक्र नहीं है। कन्फर्म 1000% डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, 1000%, लेकिन हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? निज़ाम, और वो निज़ाम के लाडले हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी क्योंकि बीवी बच्चों की एहसास से ज़्यादा उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर करने थे, नहीं किया, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तो इस निज़ाम से बहुत ऊपर हैं। नवाज शरीफ साहब की इतनी औकात नहीं है कि नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इसको हमने वज़ीर दाखिला नहीं रखना, हमारा वज़ीर दाखिला या चले मुशीर दाखिला राना सनाउल्लाह होगा, या उसको सेनेट में हम ले आते हैं, उसको वज़ीर बना देते हैं। नवाज शरीफ साहब ये नहीं कर सके। उसके बाद बताया गया है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की जो अहलिया हैं उनका 5 बेडरूम का विला है, और उन्होंने इस विला से किराए की मद में 6 लाख दिरहम यानी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी हासिल की है। और ये भी बताया गया है कि ये विला अगस्त 2017 में 23,47,888 दिरहम यानी तकरीबन 32 करोड़ 90 लाख रुपए में ख़रीदा गया था। ये विला अप्रैल 2023 तक उनकी मिल्कियत में रहा, और रिकॉर्ड के मुताबिक उसे 45,50,000 दिरहम यानी तकरीबन 34 करोड़ रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ एक और प्रॉपर्टी ले ली, और उसके बाद उन्होंने ये जो सवालात भेजे गए हैं उसके जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने रवां साल जनवरी में एक और जायदाद खरीदी थी, जब, और ये कब की बात है, जब मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त उनकी बीवी दुबई में जायदादें खरीद रही थी, जब हमें बताया जा रहा था कि बाज़ार बड़ा करप्ट था, सियासतदान बड़े करप्ट होते हैं, ये हम बड़ा हीरा तलाश करके लाएँ, ये इन्वेस्टमेंट लाएगा पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया को बताया गया था कि अब हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया है। उस वक्त मोहसिन नकवी की फैमिली बाहर जायदादें खरीद रही थी, उस वक्त भी उनको पाकिस्तान पर एतमाद नहीं था। और फिर उसके बाद 2 माह बाद मार्च में जो इन्होंने सेनेट इलेक्शन, उसमें इनका कोई जो है वो इस साल कोई उनका उसमें ज़िक्र नहीं है कि इन्होंने उसमें डिक्लेयर किया हो, बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया। तो अब मोहसिन नकवी साहब की अहलिया ने जो इस पे साफ़ी काम करने वाले थे उनको ये कहा है कि इस साल हम टैक्स डिक्लेरेशन और इलेक्शन कमीशन के लिए इसको डिक्लेयर कर देंगे इस साल। अब जो हम जो हम रिटर्न फाइल करेंगे और ये चीज़ें अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की ये प्रॉपर्टी और ये चीज़ें अपने कागजात में। 1000% डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन हो जाएगी? नहीं होगी।
अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, अभी लिस्ट ज़ाहिर आनी है, उसमें बहुत से नाम हैं। क्या मीर रहमान साहब की फ़ैमिली के वहाँ पे हैं जायदादें हैं, क्या उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है या नहीं है? अगर है तो जियो ने क्यों नहीं चलाया? और क्या ये भी हाँ देखना है इसाक डार साहब के बच्चों का जिक्र है लिस्ट में, नहीं है, ये क्या चक्कर है? या उनका नाम है और जियो ने चलाया नहीं? ये चीज़ें बारह जब लिस्ट मुकम्मल आएगी तो देखेंगे। उसके अलावा जनाब शौकत अजीज़ साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसवा भुट्टो साहिबा, जिनके मद्दे मुकाबले लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती उठा के बेचारों को तशद्दुद और पता नहीं किस तरह से करके उनको विड्रॉ करवाया गया और इनको बिला मुकाबला जितवाया गया। हुसैन नवाज़ शरीफ साहब, जिनके बारे में वो जो जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि हर वक्त बावजूद रहते हैं। उसके बाद सेनेटर फैसल वाडा साहब, ये अब इनका देखना पड़ेगा, अगर डिक्लेयर नहीं है तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, लेकिन नहीं होंगे डिस्क्वालीफाई। मरवत साहब ने कहा है कि वो डिक्लेयर्ड है उनका सारा कुछ। बाकी बहुत से नाम हैं और उनमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि मैं कहूँ आपको कि वो को बहुत प्रोमिनेंट नाम है। तो ये जनाब एक लिस्ट है, इसमें IG आज़ाद कश्मीर हैं, डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक, उनका भी नाम है। और ये है जनाब ओमनी ग्रुप जो जरदारी साहब के पार्टनर हैं, उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं असलम मसूद साहब, और उनकी अहलिया, उनका नाम है। तो मेन नाम मैंने आपको बता दिए कि जिनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है उनके ही वो अब तक पाकिस्तान से बाहर जदादें ख़रीद रहे हैं। अभी तक उनको पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान में एहसास और जदादें बनाएं। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।